कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह के जेल जाने के बाद से ही उनके रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल नवाब सिंह के भाई पर रेप पीड़िता और उसकी बुआ को बयान से पलटने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगा है, जिसे लेकर एसपी ने आरोपी भाई की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम रखा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नवाब सिंह के एक रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है और अब नवाब सिंह की बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। बारह अगस्त को अभियुक्त नवाब सिंह यादव आज वांछित अभियुक्त नीलू यादव पे 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। 12 अगस्त को अभियुक्त नवाब सिंह यादव के विरुद्ध एक नाबालिग लड़की द्वारा तहरीर दिया गया था, जिसके क्रम में 12 अगस्त को इसकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया। न्यायालय में लड़की ने बयानों में नवाब सिंह यादव द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई थी। विवेचना के क्रम में ये प्रकाश में आया था कि जो पीड़िता की बुआ है वो भी इस घटना में सम्मिलित थी, जिसको 21 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसने पूछताछ में बताया था कि नवाब सिंह यादव का जो भाई है नीलू यादव, इसने इसको पैसों का प्रलोभन दिया था ताकि लड़की का मेडिकल ना हो और इसके न्यायालय में बयानों से ये पलट जाए। अमेठी में हुई बारिश ने गौरीगंज नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका की पोल खोल दी है, जहां जल निकासी न होने के चलते पोस्टमार्टम हाउस परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। पोस्टमार्टम हाउस परिसर में करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में दूर दराज से आए लोग समेत स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झेलना पड़ रहा है, क्या करें, बरसात का मौसम है और एक नाला खुदा हुआ था, उसको नाले को पाट लिया गया है किसी कार द्वारा, तब से खुदवाया ही नहीं गया। तो आप सीएमओ से शिकायत नहीं किए? अब सीएमओ से कौन शिकायत करेगा, जब आज पानी भरा तो आज प्रॉब्लम हुई। तो मृतक के परिजन कैसे जाते होंगे अंदर तक? मृतक के परिजन के जो है स्ट्रेचर लेके जाना पड़ रहा है, अब क्या करें। तो और उच्च अधिकारियों का काम है, यहाँ के नगर पालिका और नगर अध्यक्ष का काम है, सभासद का काम है। अब वो ना करवाएं तो हमको तो झेलना ही पड़ेगा ना। 345 445 तक कागज लेके चले आओ। 345 खंड में जो बारिश हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसका असर उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जहां नदी नाले उफान पर हैं और खुद उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से जलभराव की समस्या भी सामने आ रही है। ये तस्वीर जो है वो अमेठी से सामने आई है, जहां पर एक पोस्टमार्टम हाउस का ये नज़ारा है। 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं नगर पालिका की किस तरीके से दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। और ये कहा गया था मॉनसून से पहले की तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है प्रशासन द्वारा, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि कुछ ही देर की बारिश में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ तो लगातार कई घंटों से बारिश हो रही थी। 2 फीट तक पानी यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस परिसर में भर गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बीमारियों का भी खतरा इससे पैदा हो गया है। और हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, जो तमाम दावे किए गए थे नगर पालिका द्वारा मॉनसून से पहले कि इस बार जल निकासी बेहतर की गई है और तमाम व्यवस्थाएं, किसी को समस्या नहीं होगी, वो दावे कहाँ हैं? बिल्कुल दिव्या, बताना चाहूंगा ये दावे जो है हवाई हैं और मानसून से पहले जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं तो प्रशासन जो है कागज पर करता है। विभाग के लोग, जिम्मेदार लोग जो है कागज पर करते हैं कि इस बार जो है हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बारिश होती है, बारिश में जलभराव होता है या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बन जाती है। अधिकारी अपने ऑफिस से जो है हवाला दे देते हैं कि नालिया चौक उन पर काम किया जा रहा है, लेकिन काम किस तरीके से किया जा रहा है ये जीता जागता सबूत अमेठी का जो पोस्टमार्टम है हाउस है, इसमें देखने को मिल रहा है कि इसमें जब डेड बॉडी को लेकर जो पोस्टमार्टम कराया गया तो डेड बॉडी स्ट्रेचर पर लेके लोग जो है पानी में घुटने घुटने पानी में 2-2 फीट पानी में अंदर ऑफिस में भरा हुआ, ये आखिर व्यवस्था किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? जब पोस्टमार्टम हाउस में
पानी हो, नगर पालिका में पानी घुसा हो, ऑफिसों में पानी घुस जाए और जिम्मेदारों के कानों में जूं ना रेंगे। लाखों रुपए इस पर जो है मानसून आने से पहले ये लोग खर्च कर देते हैं। किसकी जेब में ये पैसे जाते हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं देते हैं, बड़ा सवाल खड़ा कर देता है दिव्या की अमेठी के जिम्मेदार इस तरीके की अपनी जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं वो तो पूरी तरीके से फेल हैं। मानसून की बात की जाए तो मानसून अगर देखा जाए तो जून में ये व्यवस्थाएं पहले से ही कर दी गई। इन पर लाखों रुपए खर्च करने का दावा भी किया गया था। नालियां चौक हैं, पानी निकलने की कहीं व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं। कस्बों में अगर देखा जाए तो कस्बों में जलभराव हो जा रहा है, पानी नहीं निकल पा रहा है। आखिर ये व्यवस्था किस तरीके की है? जलभराव हो रहा है तो तरह तरह के इस समय बीमारियां पनप रही हैं। खास करके अगर देखा जाए तो इन गंदे पानियों के साथ साथ जो है जहां पर जलभराव है वहां पर डेंगू का खतरा भी बन गया है लोगों के लिए। तो जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार कर्मचारी उनको सिर्फ कागजी कार्रवाई दिव्या करना आ रहा है। अमेठी में खास करके मैं उनकी बात करूं तो ये सिर्फ हवाई ये दावे हैं और जहां भी जलभराव हो रहे हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर उनको जो है देखा जा रहा है कि इस सत्र की बारिश जाने वाली है। आने वाले समय के लिए फिर से जो है नए सत्र में नई जेब भरने का नया जुगाड़ किया जाएगा। तभी अमेठी के जिम्मेदार इसी तरीके की सोच पर चल रहे होंगे दिव्या। अच्छा, यहाँ पर आदित्य अधिकारी कहाँ पर हैं जब इस तरीके की समस्या आती है? फुटेजेस उनके पास तक भी पहुँचते होंगे। मुख्यमंत्री खुद आदेशित कर चुके हैं कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी, फिर भी अधिकारी नींद से क्यों नहीं जाग रहे? बड़ा सवाल है दिव्या की ये अधिकारी नींद से क्यों नहीं जाग रहे हैं। यही फुटेज जो है अगर बात की जाए तो जिस जगह पर ये पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है इसी जगह पर महिला थाना बना हुआ है, इसी जगह पर रिहायशी एरिया है, इसी जगह से अगर देखा जाए तो मेन रोड है जहां पर अमेठी से गौरीगंज मुख्यालय को जोड़ने वाली रोड है, उस जगह पर पोस्टमार्टम हाउस है। नगर पालिका की बात की जाए तो वो कस्बे के अंदर बना हुआ है। जायस नगर पालिका में अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा ही मामला देखने को मिला था जहां उनके ऑफिस में दफ्तर में पानी घुस गया था। तो कार्रवाइयां सिर्फ अगर देखा जाए तो अगर ऊपर से कार्रवाइयों का हवाला दिया जाता है तो यहाँ से लिपापोती करके अधिकारी जो है जिम्मेदार अधिकारी वो साफ कर देते हैं मामले को कि नई व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से जो है संचालित कर दी गई हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके की व्यवस्था अव्यवस्था में फैली है अमेठी में उसको देखते हुए अगर कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से ये बेपरवाह और बेलगाम अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, नगर पालिका के लोग हैं, इन पर इनके जो है मंसूबों पर अगर पानी नहीं फेरा गया तो ये आराम से अपनी जेब गर्म करेंगे और पैसे कमाने का जो नया जुगाड़ उन्होंने सोच रखा होगा उस पर जो है अपना अमली जामा पहनाते नजर आ रहे होंगे। जी दिव्या, बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, खबर बलिया के चांदपुर से है जहां कोलकाता रेखा में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खेतों और संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी हिलोरे मारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदपुर गांव के ग्राम प्रधान रंजय सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में 200 से 250 घर बाढ़ से प्रभावित है। गांव के लोगों को बाढ़ के पानी से काफी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध जरूर करा रहा है। चारों बगल गांव से के बाहर पानी हो चुकी है। किसी के गांव में दरवाजे पर भी पानी चला गया है। फिलहाल 2-2.5 घर है प्रभावित है। सरकार के द्वारा कोई सुविधा या किसी तरह की कोई उनको सरकार के द्वारा यही आज राशन आया है वितरण करने के लिए। आज मिला है राशन। यहाँ पर भी कटान है, चांदपुर में भी कटान है। अगर जो ठोकर नहीं यहाँ पर बनेगा तो इसका का भी खतरा है। कई बार सर्वे भी होकर गया है लेकिन आज तक ठोकर नहीं बन रहा है। हर साल लगभग कितना जो है नुकसान हो जाता है? हर साल मानकर चलिए जे 40-50 बीघा काश्तकारों का खेत सरजू नदी में विलीन हो जा रहा है। गांव देखिए, सरकार की मंशा है लेकिन मंशा गांव बचाने की नहीं है। तो क्या क्या है राशन किट में? राशन में आलू है और 2 पैकेट है, उसका आटा चावल है। इस राशन पैकेट के वजह से कितने लोगों को राहत मिलेगी इस बाढ़ में? तो अभी जिन लोगों को दे दिया जाएगा सबको राहत मिलेगी। क्या बाढ़ की क्या स्थिति अभी घटाव पे है कि बढ़ाव? तो घटाव पे है, शाम से घटाव। कितने घर जो है बाढ़ के चपेट में है और डूब चुके हैं? घर तो 460 परिवारों में मान लीजिए कि
300 से ज़्यादा हुआ। पंचायत रेंगा है, पूरा ग्राम पंचायत बाढ़ से यहाँ के लोग पीड़ित हैं और सभी लोग जो है देख ही रहे हैं पानी लबालब भरा हुआ है, स्थिति नाजुक बनी हुई है। लेकिन कल विधायिका जी आई थी और कही थी ग्राम पंचायत रेंगा पूरा जो है बाढ़ से प्रभावित है और पूरे पंचायत में जितने लोग हैं उनको सामग्री बांटी जाए। लेकिन बांटने के बाद मेरी बात लेखपाल साहब से हुई, डाक बांग्ले पर हम गए थे और कहे थे कि भाई आधा अधूरा काम न किया जाए, टोटल लोगों को भी बांटा जाए। तो लेखपाल साहब से आश्वासन ये मिला है कि बंदेज से उत्तर दिशा में जो लोग रहते हैं उन्हीं को दिया जाएगा। अमृतलाल, सहायक अभियंता, बाढ़खंड बलिया में पोस्टेड हूँ। यहाँ पे बाढ़ की स्थिति यहाँ पे सामान्य है और सरयू का जो जलस्तर है तुर्ती पारिस्थितिक जल स्थल पर पानी घट रहा है, लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से पानी घट रहा है। जी, किसी तरह की गांव में या जो तटबंध है उस पर किसी तरह कोई खतरा नहीं, तटबंध की जो निगरानी है हम लोग 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। जहाँ पे संवेदनशील है हमारे तटबंध, वहाँ पे हम लोग रात्र में भी जनरेटर लगा करके प्रकाश की व्यवस्था करके उसकी निगरानी करते हैं। हमारे मेट, बेलदार, मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं उसकी। जैसे पानी हम लोग का घट रहा है तो जो हमारे तटबंध है, तटबंध पे 24 घंटे हम लोग सतत निगरानी करते हैं। तो क्योंकि यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गंगा क्या बोलते हैं सरयू जो है गंगा में मिल जाती है, तो वहाँ पे जलस्तर बढ़ने से जो पानी के घटाव की दर होती है थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन पानी घटते रहता है, इससे बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त क्या हालात है बाढ़ से बलिया में और प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई है लोगों के लिए? जी, आपको बता दें कि आज के दिनों में बाढ़ घाघरा नदी में कम हो रहे हैं, पानी कम हो रहे हैं और जहां गंगा है वहां बढ़ाव हो रहा है धीरे धीरे जी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। लेकिन हाँ, ये है कि प्रशासन के लोग निगरानी कर रहे हैं 24 घंटा और जो बाढ़ क्षेत्र है जितने बंदे हैं उसको 24 घंटे निगरानी पे लगे हुए हैं लोग। जी, यहाँ पर हम लोगों को सुन रहे थे, उन्होंने कहा प्रशासन कर तो रहा है इंतजाम, हमें फूड किट्स बांटे जा रहे हैं, लेकिन गांव बचाने की कोई व्यवस्था, कोई मंशा नजर नहीं आ रही। ऐसा क्यों कहा लोगों ने? जी, ऐसा इसलिए कहा कि कुछ लोग जो फ्लड एरिया में हैं, जो फ्लड एरिया में अपना मकान बनाए हैं, उनको अभी तक कोई स्कीम नहीं आई है बाढ़ विभाग द्वारा चाहे प्रशासन द्वारा कि इधर भी कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे कि इन लोगों को निजात मिल पाए जी। और जो बंदा है उसको ही निगरानी ज्यादातर उन लोग कर रहे हैं। जी, अभी यहाँ पर कितने फूड पैकेट्स बांट दिए गए हैं और कितने परिवार हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? जी, अभी तो 450 अभी पैकेट बांटे गए हैं उस गांव में और कुछ अभी और पैकेट आने वाले हैं और बांटे जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अमित। खबर सहारनपुर से है, जहां सरसावा क्षेत्र के सलेमपुर गांव में एक युवती से गैंगरेप होने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवती मानसिक रूप से बीमार है, जिसके साथ बारात में आए 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को हरियाणा से पकड़ भी लिया है। थाना सरसावा के ग्राम सलेमपुर में जनपद यमुनानगर हरियाणा से एक बारात आई हुई थी। वहीं बारात में आए लोगों में से 2 व्यक्तियों द्वारा पड़ोस की एक घर में महिला को अकेला देखकर उस महिला के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस प्रकरण में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सरसावा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। इस प्रकरण में 2 टीम्स का तत्काल गठन कर घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान की गई है एवं दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मामला है हमारे पड़ोस में एक लड़की है जो मंदबुद्धि लड़की है, बचपन से ही बोल भी नहीं पाती सही से। उसके साथ हरियाणा से बारात में आए हुए कुछ लोगों ने गैंग रेप की वारदात करी है। सूचना मिलने पर सभी पड़ोसी इकट्ठे हुए और सौभाग्य से सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज कैद हो गई। उस आधार पर दूल्हे का जो भाई था
उसने उनकी पहचान कराई, उसी आधार पर थाने में तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज हो चुका है। लड़की को परीक्षण मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। ठीक है। बाकी सब लोग गांव के आए हैं, प्रधान जी भी हैं, सब हम चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो ऐसे दरिंदों के खिलाफ। सलेमपुर का है। हमारे समाज के एक मंदबुद्धि बच्चे के साथ में 2 लड़कों ने बलात्कार किया, जिसमें सरसावा थाना अध्यक्ष ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। मुकदमा दर्ज हो चुका है और हम सभी जितने भी समाज के यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति हैं सबकी यही पीड़ा है कि भाई इसमें कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे झांसी से खबर का, जहां थाना रक्सा क्षेत्र में बेकरी की दुकान पर आए बाइक सवार 4 लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर मौजूद एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रक्सा कस्बे में रॉयल बेकरी का मालिक प्रशांत राजपूत बैठा हुआ था। इसी बीच 2 बाइक सवार वहां आए और प्रशांत राजपूत से किसी अन्य लड़के से बात कराने के लिए कहने लगे। बातचीत के दौरान ही इन लोगों के बीच में कहासुनी हो गई, जिससे बाइक सवार जो लड़के आए थे उनमें से एक लड़के ने तमंचे से जमीन की तरफ फायर कर दिया, जिससे रॉयल बेकरी पर जो रॉयल बेकरी के मकान मालिक का रिश्तेदार आया था सहदेव परिहार, उसको अंगूठे में चोट आ गई थी, पैर के अंगूठे में। इसको सूचना पे तत्काल थाना रक्सा की पुलिस वहां पहुंच गई थी। सहदेव परिहार को तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया गया। वहां पे उसकी हालत सामान्य है, खतरे से बाहर है। सहदेव राजपूत के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर FIR पंजीकृत की जा रही है तथा जो दोनों लड़के आए थे उनको चिन्हित कर लिया गया है। नोएडा की बिसरख पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार समेत कार बरामद हुई है। बताया गया कि ये बदमाश ATM बूथों को निशाना बनाते थे। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत आज दिनांक 29 अगस्त को बिसरख थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर ने बताया कि 2 वाहनों से एक ATM कार्ड चोरों का एक गैंग इधर से गुजर रहा है। पुलिस टीम द्वारा जब उक्त संदिग्ध वाहन सवारों को रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके। पुलिस टीम द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 3 बदमाशों को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना नाम रोहित, आयुष, मनीष और रविशंकर बताया। यह लोग ATM मशीन में छेड़छाड़ करते थे पेचकस इत्यादि उपकरणों के माध्यम से, जिससे कि कोई ATM कार्ड धारक जब आता था ATM में पैसे निकालने के लिए तो वह ATM उसमें से वापस नहीं निकलता था। गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र में डासना के IMS कॉलेज के पास एक संदिग्ध ठगी की घटना सामने आई है, जहां वेंटिलेटर खरीदने के नाम पर ठगी की गई। आरोप है कि फॉर्च्यूनर कार में आए कुछ लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर डॉक्टर मोहतरम और उनके साथी से लगभग 12.5 लाख रुपए ठग लिए। वहीं पुलिस ने मामले को संदिग्ध बताते हुए कहा कि छानबीन के दौरान पता चला है कि डॉक्टर मोहतरम की किसी दूसरे पक्ष के साथ फॉरेन एक्सचेंज की डील हुई थी। डॉक्टर मोहतरम बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनसे उनकी बात चल रही थी। OLX पे मशीन खरीद थी, मशीन थी वेंटिलेटर। उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है भैया, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने के बाद में उनसे हमारा सौदा हुआ। हमारी मुलाकात हुई निजामुद्दीन मरकज में। क्या नाम है उनका? ठीक है, उनका नाम है अरशद। अच्छा, मौलाना अरशद। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में उनसे बातचीत हुई। उसके बाद में
2-4 दिन लगातार बात हुई। आज सुबह से उनसे बात चल रही, कह रहे बरेली हूँ, बरेली से पहुँचूँगा इस टाइम तक। तो हमने उनसे बोला कि भैया दिन में मिलो हमसे, हम रात में नहीं मिलने के हैं। उन्होंने बोला कि दास ने मस्जिद में मिलना है, दास ने मस्जिद के पास मिलना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद के पास मिल लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उनका फ़ोन आता है, कई बार हमारी दिन में बात हुई उनसे कम से 10 से 15 बार कि कहाँ तक आप पहुँचे, कहाँ तक हम कितने रुपए की रकम थी? 12.5 लाख रुपए की रकम थी। अच्छा, आपके जो साथ में थे उनका नाम क्या है? डॉक्टर मोहतरम, अरे मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद शादाब। अच्छा, ठीक है, हम दोनों साले हैं, वो हमारे बहन हुई हैं। हाँ ठीक है भैया, उन्होंने रकम थोड़ी इकट्ठी करी, बाकी सारे पैसे इकट्ठे मैंने करे। शाम लगभग 7:30 बजे थाना वेबसिटी क्षेत्र अंतर्गत IMS कॉलेज के पास एक लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें डॉक्टर मोहतरम, जो कि मेरठ में एक रेसिडेंट डॉक्टर है, उनके द्वारा सूचित किया गया था कि उनसे 12.5 लाख की लूट की घटना हो गई है। इस संबंध में पुलिस टीम के द्वारा जाके तत्काल जानकारी की गई और अन्य छानबीन से पता चला कि डॉक्टर मोहतरम का किसी दूसरे पक्ष के साथ फॉरेन एक्सचेंज की डील हुई थी और इस संबंध में उनके द्वारा नगद पैसा लाया गया था, जो कि उनके साथ ठगी करके वो ले गए थे। इसके अलावा पुलिस टीम से जब बातचीत की जा रही है उनके साथ, तो उनके द्वारा बार बार बयान अपना बदला जा रहा है। तो गहन जानकारी के बाद जल्दी ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।